हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं इस वीडियो में आपको स्वतंत्र बंगाल के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो कुछ राज्य जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे, जिसमें बंगाल थे, हैदराबाद था, कर्नाटक था। तो आज मैं बंगाल के ऊपर जिक्र करूँगा। आप लोग सब जानते होंगे कि अंग्रेज ने बंगाल में पहली कोठी 1651 ईस्वी में स्थापित की थी। ये बातें याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज ने बंगाल में सबसे पहली कोठी कब खोली। तो 1651 में खोला था और शाहसुजा से परमिशन लिया था खोलने के लिए। शाहसुजा ये अनुमति देता है अंग्रेजों को बंगाल में कोठी खोलने के लिए। अच्छा, 1698 की बात आती है। 1698 में होता क्या है, अजीम उस शान नामक एक व्यक्ति होता है, बंगाल का नवाब अजीम उस शान, और ये क्या करता है, अंग्रेजों को 3 स्थान कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुर, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। कालीकाता, सूतानाती और एक था गोविंदपुर, ये अंग्रेजों को दे दिया जाता है और अंग्रेज ये तीनों गांव को संयुक्त रूप से मिलाकर नवीन कलकत्ता की स्थापना करते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है 1717, और 1717 से आप लोग परिचित होंगे। 1717 फर्रुखसियर का टाइम है, फर्रुखसियर, और ये क्या करते हैं, ये साहब अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा प्रदान कर देते हैं। तो अंग्रेज बंगाल में आ चुके हैं। बंगाल में अंग्रेजों का मदद ये सारे लोग करते हैं। पहले तो शाहसुजा करता है जो पहली कोठी खोलने की अनुमति देता है, उसके बाद अजीम उस शान आते हैं और अजीम उस शान अंग्रेजों को 1698 में 3 क्षेत्र देते हैं, जिसको मिलाकर कालीकता की स्थापना की जाती है। तो ये तो पहले की बात है। अब वर्तमान की बात हम देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। वर्तमान की बात कि आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ लेगा, बेसिक क्वेश्चन, और बंगाल से ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मनिहारी का युद्ध, अलीनगर की संधि, ये सारे क्वेश्चन। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए मनिहारी का युद्ध कब हुआ था, या यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन इसी के दौरान आएंगे। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करेंगे हमारे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ये बंदा स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करता है और ये राजधानी बनाएगा मुर्शिदाबाद को। और आप सबको पता है कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद तो थी, लेकिन एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है मीर कासिम। उन्होंने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी बदल के मुंगेर स्थापित कर दी थी, जिसके कारण अंग्रेज नाराज हो गए और मीर कासिम को गद्दी पर से हटाकर मीर जाफर को गद्दी दे देते हैं। तो खैर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने किया था, तो वो थे मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित की थी। और मुर्शिद कुली खां ने एक और व्यवस्था किया था किसानों के लिए, तकाबी ऋण। ये तकाबी ऋण के बारे में कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि तकाबी ऋण क्या है, या तकाबी ऋण किसने जारी किया था। तो ये तकाबी ऋण जारी करते हैं हमारे मुर्शिद कुली खां। ये क्या है, तो ये किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ये ऋण जारी किया जाता है, ताकि वैसे किसान जो अंग्रेजों को समय पर टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो मुर्शिद कुली खां अपने फंड से किसानों को ऋण दे देते हैं पहले कि आप अंग्रेजों को ऋण दे दो, ताकि इनके राज्य में अंग्रेज कोई क्षति ना पहुंचा सके। तो तकाबी ऋण इन्हीं के समय जारी किया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठेंगे 1740 ईस्वी में। मुर्शिद कुली खां की बात करते हैं तो मुर्शिद कुली खां गद्दी पर बैठते हैं 1717 में, लेकिन 1700 में ही ये बंगाल के संस्थापक बन चुके थे, क्योंकि उस समय औरंगजेब ने ही इन्हें बंगाल का नवाब बनाया था। और आप सब जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में ऑलरेडी हो चुकी है। तो 1740 में अलीवर्दी खां आएंगे। अलीवर्दी खां कोई काम नहीं करते हैं। अलीवर्दी खां ये कहते हैं अंग्रेजों को, यानी यूरोपीय कंपनी की तुलना अलीवर्दी खां ने मधुमक्खी के छत्ते से की थी। यानी अलीवर्दी खां का कहना था कि यूरोपीय कंपनियां एक ऐसी मधुमक्खी की छत्ते हैं जिससे जब हमें जरूरत पड़े उससे मध निकालो और इस्तेमाल करो। ये अलीवर्दी खां बोलते हैं। अब अलीवर्दी खां के बाद बैठेंगे हमारे, अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं होता है। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां होती हैं और तीनों पुत्रियां की शादी अलीवर्दी खां करते हैं अलग अलग जगह, जैसे ढाका।
बड़ी बेटी का शादी होता है ढाका में, दूसरी बेटी का शादी कर देंगे ये पूर्णिया में, और पूर्णिया में एक व्यक्ति होगा जिनका नाम है शौकत जंग, और छोटी बेटी का विवाह होगा पटना में। ये इन अपनी तीनों बेटियों का विवाह ये अलीवर्दी खां कर देते हैं। अब अलीवर्दी खां का चूंकि कोई पुत्र नहीं होता है, तो अलीवर्दी खां के बाद उत्तराधिकारी बनेंगे हमारे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला से आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिराजुद्दौला 56 में बनेंगे और 57 में इनकी हत्या कर दी जाएगी। तो सिराजुद्दौला कौन है? अलीवर्दी खां की छोटी बेटी के पुत्र हैं, यानी अलीवर्दी खां के नाते हैं सिराजुद्दौला। और आप सबको पता है कि सिराजुद्दौला के समय में ही युद्ध होगा हमारा प्लासी का। तो प्लासी का युद्ध तो सब जानते हैं, लेकिन एक युद्ध होता है मनिहारी का युद्ध। अब मनिहारी का युद्ध जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठते हैं तो इनका 3 शत्रु था। तीनों शत्रु का बात कर लेते हैं। 3 शत्रु में से एक थे हमारे अंग्रेज, ये कॉमन है, ये सबके शत्रु थे। दूसरे थी इनकी एक मौसी जिनका नाम था घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। और तीसरा था हमारा यही पूर्णिया में शौकत जंग। शौकत जंग नाम का आदमी था जो पूर्णिया का शासक था। अब होता क्या है, अब एक युद्ध होगा और वो युद्ध होगा मनिहारी का युद्ध। मनिहारी का युद्ध, और ये होता है अक्टूबर 1756 ईस्वी में। ये पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मनिहारी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। तो मनिहारी का युद्ध होगा शौकत जंग, और ये शौकत जंग हो गए। और शौकत जंग कहाँ के हैं? तो पूर्णिया के हैं, ठीक है। और इनके विपक्ष में होंगे सिराजुद्दौला, और शौकत जंग इसमें पराजित हो जाते हैं और सिराजुद्दौला विजयी हो जाते हैं। तो मनिहारी का युद्ध तो आपने देख लिया। इसके बाद आते हैं एक सप्तवर्षीय युद्ध होता है। सप्तवर्षीय युद्ध होता क्या है कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है। अब इस युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज अपने अपने कोठियों की किलाबंदी करने लगते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध में एक होते हैं फ्रांसीसी और दूसरे होते हैं अंग्रेज। जब सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ता है तो यूरोप में छिड़ता है, भारत में नहीं। तो फ्रांसीसी अपने किले की किलाबंदी करने लगते हैं और अंग्रेज अपने किला की किलाबंदी करने लगते हैं। जब सिराजुद्दौला हस्तक्षेप करेंगे तो फ्रांसीसी तो मान जाएंगे कि ठीक है हम किलाबंदी करना बंद कर देते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं और अंग्रेज कलकत्ता में अपने कोठियों की किलाबंदी करने लगते हैं। किलाबंदी करना मतलब घेरा डाल देना, ठीक है। तो अंग्रेज नहीं मानते हैं। अब अंग्रेज नहीं मानेंगे तो सिराजुद्दौला क्या करेंगे? 20 जून 1757 20 जून 1757 ईस्वी का टाइम है जब आएंगे सिराजुद्दौला और कलकत्ता में प्रवेश करेंगे। और कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम नामक स्थान था, तो फोर्ट विलियम पे ये कब्जा कर लेंगे। कौन? सिराजुद्दौला। और कब्जा कर लेंगे और इसी दिन एक घटना हो जाती है, ब्लैक होल की घटना। और ब्लैक होल घटना आप सब जानते हो, ये ब्लैक होल ज्योग्राफी का नहीं है। ब्लैक होल घटना है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, ब्लैक होल घटना। और ये घटी थी इसी दिन। हुआ क्या, जब सिराजुद्दौला कोलकाता में आए तो एक जगह था 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी, एक कमरा था। उनमें अंग्रेजों को पकड़ के 143 अंग्रेज थे, उनको पकड़कर इस रूम में कैद कर दिया जाता है। तो इस रूम में जब कैद कर दिया जाएगा तो इस रूम से अगले दिन मात्र 23 अंग्रेज ही बच के निकल पाएंगे। यानी ब्लैक होल घटना घटी थी 20 जून 1757 में। एक कमरा था जिनमें 143 अंग्रेजों को बंद कर दिया जाता है। अगले दिन जब वो खोला जाता है तो उसमें से मात्र 23 अंग्रेज ही जीवित रहते हैं, जिसमें से एक था हमारा हॉलवेल। जब हॉलवेल जीवित रहता है और बाहर आता है तो ये सारी घटना वो एक्सप्लेन करता है। और यही घटना के एक्सप्लेन करने के कारण नेक्स्ट समय में अगले दिन जस्ट इसके 3 दिन बाद यानी 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो
अब हम देखेंगे प्लासी का युद्ध। मैं ज़्यादा टाइम किल नहीं करना चाहता, मैं टू द पॉइंट आना चाहता हूँ। और अभी आप देख रहे होंगे कि अग्निवीर को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हमारे देश में, तो वो सब अपनी जगह है। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना, क्योंकि राजनीति चलती रहेगी, लेकिन आपका पढ़ाई बर्बाद ना हो इसके बीच में, तो आप कंटिन्यू रहो और पढ़ते रहो। और बिहार में ढेर सारी वैकेंसी भी आ रही है, दरोगा फिर से आने वाला है, सचिवालय की वैकेंसी का फॉर्म आप लोग डाल चुके होंगे, बीपीएससी फिर से अनाउंस करने वाली है, 68, 67 का अभी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग कंटिन्यू रखना, ठीक है, राजनीति में नहीं पढ़ने का, अपना पढ़ाई करने का। तो अब चलते हैं हम लोग बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी का युद्ध आप सब लोग ऑलरेडी जानते होंगे। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। और ये डेट कभी कभी आपसे पूछ लेगा, तो डेट आप एग्जैक्टली 23 जून जो है ना वो याद रखनी है। कभी ये दे देगा और पूछ देगा डेट क्या था, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ प्लासी था क्या? तो बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है कि एक सोची समझी युद्ध थी। मतलब ये युद्ध से पहले ही अंग्रेज विजय हो चुके थे। होता क्या है कि सिराजुद्दौला का एक प्रधान सेनापति होता है जिनका नाम होता है मीर जाफर, और अंग्रेज मीर जाफर को अपने पक्ष में ले लेते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि अगर मैं प्लासी के युद्ध जीत जाता हूँ, अगर मैं सिराजुद्दौला से युद्ध जीत जाता हूँ, तो आपको मैं बंगाल का नवाब बना दूंगा। इस लालच में मीर जाफर जो प्रधान सेनापति था वो अंग्रेज से मिल जाते हैं, और ये बड़ी बेवकूफ़ी होती है इसके लिए। अब ये युद्ध में था कौन? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला कौन है? तो बंगाल का नवाब है। और अगेंस्ट में कौन थे? तो अगेंस्ट में थे रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव के बारे में आप जानते हो, रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध चल रहा था। होता क्या है, क्लाइव सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो युद्ध ऐसे भी इसके पक्ष में चला जाता है। और जो सिराजुद्दौला है मात्र 1 साल के लिए गद्दी पर बैठते हैं। तो होता क्या है, जब ये युद्ध जब देखते हैं सिराजुद्दौला कि हमारे सेनापति हमको धोखा दे चुका है, तो ये भाग कर चले जाते हैं मुर्शिदाबाद। सोचते हैं मुर्शिदाबाद जाने के बाद हम बच जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि मीर जाफर का एक पुत्र होता है, मीर जाफर का पुत्र होता है जिनका नाम है मीरन। और मीरन के इशारे पर, इसके इशारे पर एक व्यक्ति होता है मुहम्मद बेग। यानी मीर जाफर का पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। तो एक क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन दे देगा प्लासी के युद्ध के बारे में, इनमें से कौन सा कथन गलत है। अब एक उसमें से स्टेटमेंट देगा, पहला स्टेटमेंट कि प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, ठीक है। अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन देगा कि बताइए सिराजुद्दौला की मृत्यु रणभूमि में हुई थी, तो ये गलत है। सिराजुद्दौला की मृत्यु रणभूमि में नहीं हुई थी, बल्कि सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद आ गया था और यहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी। तो आप जब सारा सिनेरियो जान के रखोगे और जहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर कर दोगे, ठीक है। ये बातें तो प्लासी का युद्ध हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई, और जैसा अंग्रेज वादा किए थे मीर जाफर से कि मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा, तो बंगाल का नवाब इनको बना दिया जाता है। लेकिन एक अमीर व्यक्ति होते हैं बंगाल के, वो बोलते हैं मीर जाफर को क्लाइव का गधा। यानी अगर पूछ दे कि बंगाल का वो कौन सा नवाब था जिसे क्लाइव के गधा का नाम से जाना जाता था, तो वो थे हमारे मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर इतने बेवकूफ़ थे कि मजबूरन अंग्रेज को इन्हें हटाकर इनके जगह पे मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। मीर कासिम को कहा जाता है कि बंगाल का सबसे शक्तिशाली नवाब जो था वो था हमारा अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के बाद अगर कोई सबसे शक्तिशाली शासक बना तो वो हमारे थे मीर कासिम। मीर कासिम जो है हमारे मीर जाफर के दामाद हैं, ठीक है। लेकिन मीर कासिम कभी भी अंग्रेजों के पक्ष में नहीं थे। ये करते क्या है, ये जैसी गद्दी पर बैठते हैं तो देखो बंगाल का अभी राजधानी मुर्शिदाबाद है, और ये मुर्शिदाबाद से राजधानी बदल के मुंगेर स्थापित कर देंगे, और मुंगेर बिहार में है। तो सबसे पहले मीर कासिम का काम यही होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बंगाल के उस शासक का नाम बता दीजिए जिसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बदल के मुंगेर स्थापित कर दी। तो मुर्शिदाबाद से बदल के मुंगेर स्थापित किए थे हमारे मीर कासिम, जिससे अंग्रेज नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने के कारण मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया जाता है।
और पुनः गद्दी पर बैठा दिया जाता है मीर जाफर को। अब इससे नाराज हो जाते हैं मीर कासिम जब इनको गद्दी पर से हटाया जाता है, और ये यहाँ से चले जाते हैं कहाँ? तो यहाँ से चले जाते हैं, ये बंगाल में चले जाते हैं अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब, और अवध के नवाब इस समय कौन थे? तो अवध के नवाब इस समय थे सुजा-उद-दौला। ये जाते हैं सुजा-उद-दौला के पास जो अवध का नवाब है। अब जब सुजा-उद-दौला के पास ये पहुंचते हैं तो इस समय एक और व्यक्ति ऑलरेडी मौजूद होता है, दिल्ली का शासक, वो है हमारा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय यानी कि अवध के नवाब के पास जब पहुंचेंगे मीर कासिम, तो वहां पे सुजा-उद-दौला तो रहेंगे जो अवध के नवाब है, ये शाह आलम द्वितीय भी होते वहीं पे, और ये दिल्ली के सरदार हैं। ठीक है, यानी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, ये तीनों आपस में मिलेंगे और एक युद्ध की तैयारी करेंगे, और वो युद्ध होता है हमारा 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को जो युद्ध होगा वो होगा बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कहीं और नहीं, बिहार में हुआ था। बिहार में एक जगह है बक्सर जिसका स्थान है चौसा। चौसा में बक्सर का युद्ध कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था, ये याद रखिएगा। अच्छा, जब बैटल ऑफ प्लासी पढ़ रहे हैं तो याद रखिए कि प्लासी का युद्ध हुआ था भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी नदी के बाएं तट पर हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आउट ऑफ सडन याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर पूछे प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ है, किस नदी के किनारे, तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ है। और बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ है, और ये बंगाल में हुआ है। ठीक है, बक्सर का युद्ध बिहार में हुआ है। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को। ये डेट अक्टूबर वाला याद रखना है, ये तो आपको याद रहता है, ये पूछ लेता है। किसके किसके बीच? तो हमारे एक थे हमारे कौन, अवध के नवाब सुजा-उद-दौला, वो हमारे दिल्ली के सुल्तान मुगल सुल्तान शाह आलम द्वितीय, और एक होते हमारे मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये तीनों। और अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी एक तरफ हमारे ये तीन बंदे हैं, तीनों सेना, तीनों की अपनी सेना एक साथ, और एक तरफ है अंग्रेज के अधिकारी हेक्टर मुनरो। और जब ये युद्ध होता है तो ये तीनों पराजित हो जाते हैं और ये विजयी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज का साथ देने वाला कौन था, अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वो थे क्लाइव, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज थे हेक्टर मुनरो। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब जब युद्ध खत्म होती है तो ये सारे के सारे मीर कासिम तो भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन शाह सुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की जाती है, और आप सबको पता होगा इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी, 1764 में युद्ध समाप्त हुआ है और 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी, इलाहाबाद की संधि। और यह संधि बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, एक 12 अगस्त को हुआ था और एक हुआ था 15 अगस्त को। 15 कहीं 16 दिख जाएगा आपको। ये एक संधि हुई थी हमारे शाह आलम द्वितीय के साथ, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, जिनको कड़ा दे दिया जाता है। ठीक है, और बदले में शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों को टकसाल स्थापित करने के लिए और उनकी मुद्रा छापने के लिए अनुमति दे देते हैं। और दूसरी संधि की जाती है अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। तो अवध के इलाहाबाद की दो संधि आपको याद होनी चाहिए। 1765 में हुआ था दोनों संधियां, एक हुआ था हमारे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा हुआ था हमारा सुजा-उद-दौला के साथ जो अवध का नवाब है। तो बंगाल में हमारा इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्वेश्चंस कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। बंगाल में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपसे कि बताइए स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने कब किया था। ठीक है, अब स्वतंत्र बंगाल की स्थापना तो आप बता ही दोगे, उसके बाद अलवर्दी खां के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचने वाला क्योंकि मुझे जो बताना था मैं ऑलरेडी बता चुका। अब मैं जाते जाते दो क्वेश्चन करता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे है कि मनिहारी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, आपको वीडियो अगर यूजफुल लगे आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए।
ये जितना भी क्वेश्चन बंगाल से पूछे जा सकते हैं मैं सारा का सारा बता दिया। अगर बंगाल से, स्वतंत्र बंगाल से अगर क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछने वाला, चाहे वो हमारे मुर्शिद कुली खां के बारे में हो, अलीवर्दी खां के बारे में हो, सिराजुद्दौला के बारे में हो। ब्लैक होल घटना आप याद रखना, ब्लैक होल घटना होती है मेरी 20 जून को, ये घटना याद रखना, ठीक है। ये सारी की सारी बातें ही आपसे पूछी जाएगी। प्लासी का युद्ध आप जानते ही हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध ऑलरेडी, और मनिहारी का युद्ध कुछ लोग नहीं जानते थे, तो मनिहारी का युद्ध मैं बता दिया। अच्छा, एक और संधि होती, अलीनगर की संधि। होता क्या है कि फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। और अलीनगर की संधि किनके बीच होगी? तो अभी सिराजुद्दौला गद्दी पर है, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में। इस संधि में ये बोला जाता है ना कि ना तो अंग्रेज सिराजुद्दौला के बीच में हस्तक्षेप करेंगे, ना सिराजुद्दौला अंग्रेज के बीच में, लेकिन फिर भी अंग्रेज रणनीति बना रहे थे सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए। तो कभी कभी पूछ देता है कि अलीनगर की संधि कब हुई थी या किन के बीच हुई थी। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे चुका हूँ, तब तक ये पढ़ाई करो। मैं नेक्स्ट बार आऊँगा तो या तो कर्नाटक के बारे में जिक्र करूँगा या अवध के बारे में जिक्र करूँगा। मराठा के बारे में पढ़ना है, आपको जानते ही होंगे। ठीक है, तो आप पढ़ाई करो। तब तक के लिए फिर से धन्यवाद।